ठीक है, आखिरी बात सुनो, मिल्कीपुर हम लोग लड़ेंगे और मेरा भरोसा है मिल्कीपुर हम लोग जीतेंगे। आप अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, कौन उतार रहे हैं और कब तक उतारेंगे, कौन होगा? ये फैसला आप लेंगे, पार्टी लेगी, कौन होगा और कब तक उतारेंगे, पार्टी का फैसला है भाई। चंद्रशेखर आजाद, ये वो नाम है जिसकी चर्चा सड़क से लेकर संसद तक इन दिनों खूब देखी जा रही है। ये वो नाम है जिसने तमाम विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ता पक्ष पार्टियों की भी अब नींव हिला कर रखती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद से अखिलेश यादव और पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया है। जी हां, चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि मिल्कीपुर यानी अयोध्या के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर सीट पर अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। ये वही अयोध्या सीट है, ये वही फैजाबाद के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर सीट है जिसको लेकर खूब वाहवाही समाजवादी पार्टी ने बटोरी और माना यही जा रहा था। लगातार विपक्ष इस बात के दावे करता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भगवान ने जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है भारतीय जनता पार्टी से और इसीलिए अयोध्या से हार हो गई। ये वही धरती है जिसको लेकर के विवाद हुआ, ये वही धरती है जहां से जो भारतीय जनता पार्टी ने खूब राजनीति की। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद भी वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में जो है उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अयोध्या पहुंचते हैं और क्या कुछ कहते हैं जरा सुनिए। आप अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, कौन उतार रहे हैं और कब तक उतारेंगे, कौन होगा? ये फैसला आप लेंगे, पार्टी लेगी, कौन होगा और कब तक उतारेंगे, पार्टी का फैसला है भाई। पार्टी जब चाहे ले लेगी। नहीं, चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उपचुनाव ना लड़ेंगे ना। सांसद जी, आप अयोध्या आए हैं, यहाँ आज पिछड़े वर्ग की एक आज पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप, तो क्या आप उससे अधिकारियों से बात की थी, हमारी टीम भी जाके उनसे मिली थी। कार्रवाई हो रही है और मैं चाहता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो, कोई निर्दोष उस पे उसका उत्पीड़न न किया, कोई दोषी बचे ना। सुन लो पहले, नहीं, बुलडोजरी कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजरी कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, न्यायपालिका पे हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारी पीड़ित परिवार से वार्ता हुई है, मेरा ये मत है कि ऐसा ना हो राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों की कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ कोई भी दोषी, एक भी दोषी बचे ना, लेकिन निर्दोष उसको राजनीतिक कारणों से उसको सताया ना जाए, ये भी मैं चाहता हूँ। सांसद जी किसी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा का हो, किसी पार्टी का। सांसद क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप ये समझो, मुझे कल इस बात का दुख हुआ कि हमारे साथी निषाद जी कल रो पड़े। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मगर मैं समझता हूं कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर बन के भी आपको रोना पड़ रहा है और न्याय में देरी हो रही है, तो फिर ये आप काहे के कैबिनेट मिनिस्टर हैं? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहा, मैं उनकी जगह होता तो ऐसे आरोप ऐसा अपराध करने वालों की जो है ऐसे सख्त सजा मिलती और जो पुलिस के लोग, जिन लोगों ने लापरवाही की, उन पर भी कार्रवाई होती। तो ये सब क्या होता है, तो समझना पड़ेगा और जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस हाल की, इस बात को भी समझना पड़ेगा। कोई अधिकारी अच्छा काम करता है तो नेता उसको जो है जीने नहीं देते और कोई उनके हिसाब से काम करता है तो फिर ये सब होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इसकी कठोर जांच हो, क्योंकि जांच होने से ऐसा ना हो तो कोई और आदमी जो है जो लिप्त बच जाए, लेकिन कोई निर्दोष भी उस पर कार्रवाई ना, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सांसद जी, आप अपने नाम के सामने चंद्रशेखर रावण लिखते थे, आज हमने बोर्ड पे आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद लिखा। तो भैया 27 में अगर गठबंधन की बात चली सपा बसपा की तरफ से, ये बताओ, इससे मिल्कीपुर का जो नाम वाला तो बताओ, मिल्कीपुर की जनता को रोजगार इससे मिल जाएगा क्या? हम मिल्कीपुर में हैं, अयोध्या के लोगों के जो मकान टूटे वापस हो जाएंगे क्या? अकबरपुर का जो जमीन मकान जो गिरा दिए गए वो ठीक हो जाएंगे क्या? अरे काम की बात करो, नाम में क्या रखा है? शासन जी, एक छोटा क्वेश्चन, आपने सबकी आवाज सांसद में उठाई, पुलिस और अन्य लोगों की, मीडिया की भी आवाज क्या सांसद में उठाएंगे? मीडिया की आवाज हमने कहा जिस तरह मीडिया के लोगों को दबा जा रहा ठीक नहीं है और मीडिया के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी, हमने आवाज उठाई। आप ध्यान रखा करो हमारी बात में, ठीक है? आखिरी बात सुनो, मिल्कीपुर हम लोग लड़ेंगे और मेरा भरोसा है मिल्कीपुर हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद।
तो सुना आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि जी हाँ, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सिर्फ मिल्कीपुर ही सीट नहीं बल्कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर ही हमारी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं, जिस पीडीए के तहत अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल की, 37 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद उसी पीडीए वोट बैंक में सेंधमारी करने का काम शुरू कर चुके हैं। जी हां, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साथ लेकर चलने की बात कहते हैं, जाहिर सी बात है कि अब अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इसको लेकर के नाज़रीन जो है बारीकी से नजरें बनाई हुई हैं। उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर चंद्रशेखर आजाद का मिल्कीपुर से चुनाव लड़ना, अयोध्या के मिल्कीपुर से चुनाव लड़ना, क्या वाकई में अब उल्टी गिनती समाजवादी पार्टी की शुरू हो गई है? देखिए, यहाँ पर सिराज, अगर हम बात करें कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं और फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जहाँ ये दावा किया जाता है, जहाँ अवधेश प्रसाद जब फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान उनको भी यकीन नहीं था कि अयोध्या वाले उन्हें इतनी बड़ी जीत यहाँ पर दिला देंगे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। लेकिन जिस तरीके से अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीता तो ये साबित होता हुआ नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति तो नहीं कर पाएगी। धर्म आधारित राजनीति करने को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आई। जैसा कि हमने लोकसभा के जो परिणाम फैजाबाद में सामने आए तो ये तस्वीरें दिखाई देती हैं कि अवधेश प्रसाद जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का वो सुपड़ा साफ कर सकते हैं। और वही अवधेश प्रसाद हैं जो ये दावा करते हुए नजर आए थे कि हमने फैजाबाद तो जीत लिया है, अब उपचुनावों में मिल्कीपुर विधानसभा सीट को भी जीत लेंगे। लेकिन यहाँ पर मुकाबला अब कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले हुए उपचुनावों में इतनी पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आई थी। मुकाबला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में हमने देखा, लेकिन अब मुकाबला आप ये देखिए कि चौतरफा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से सीट की मांग करती हुई नजर आती है, कम से कम 3 से 4 सीटों की मांग वो करती है। बहुजन समाज पार्टी पहली बार अब उपचुनाव में भी अपनी पार्टी से प्रत्याशियों को उतारती हुई नजर आएगी। चंद्रशेखर आजाद इससे पहले चुनाव नहीं लड़े, लेकिन नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तब उपचुनावों में भी दावा करते हैं। तो यही चंद्रशेखर आजाद जो दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने जब नगीना सीट जीत लिया तो जब अवधेश प्रसाद जैसा चेहरा फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत सकता है तो आप यकीन मानिए कि चंद्रशेखर आजाद जो संसद में भी ये आवाज़ बुलंद करते हैं कि दलितों और आदिवासियों के लिए किस तरीके से न्याय उन्हें मिले, किस तरीके से उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए ना सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम और राज्यों में भी उनकी सेंधमारी देखने को मिलती है, जहां दलितों की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर वो मैदान में उतर जाते हैं। तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर तय हो जाएगा कि सपा ने तो लोकसभा में करिश्मा दिखा दिया, विधानसभा के इस उपचुनाव में क्या करिश्मा दिखा पाएंगे, या फिर बात करें अवधेश प्रसाद ही यहाँ से विधायक थे, मिल्कीपुर से विधायक थे, लेकिन वहीं से अब वो सांसद बन जाते हैं। तो ये सवाल जरूर बनता है कि चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद क्या इस सीट पर भी वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आएगा जो अवधेश प्रसाद को अभी तक मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन नाज़मीन, एक अहम सवाल यह भी है कि जिस पीडीए के तहत अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कमाल किया, अब उसी पीडीए के सहारे या यूं कहें कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद करते हैं, और मुस्लिम और दलित वोट बैंक उनके साथ है। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं पीडीए में सेंधमारी करने में कामयाब रहेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद एक तीसरे विकल्प के तौर पर पेश होते हुए नजर आएंगे? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि चंद्रशेखर आजाद एक पिछड़े वर्ग का चेहरा है, और पिछड़े वर्ग का चेहरा अवधेश प्रसाद भी नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर आपने बखूबी सही कहा कि पीडीए की विचारधारा पर चल रही है, जहां पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का मुद्दा उठता है, जहां पर दलित भी है, जहां पर आदिवासी भी है, जहां पर अति पिछड़ा वर्ग भी है, वहीं पर अल्पसंख्यक भी है। मुसलमानों की बात करें, वो भी वोट बैंक साधने की
कोशिश समाजवादी पार्टी के जरिए अल्पसंख्यक के मुद्दों के आधार पर की जाती है। तो अब यही चंद्रशेखर आजाद की बात करें, अभी तक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में मुकाबला था, लेकिन एक जो पिछड़ा चेहरा है वो अवधेश प्रसाद यहाँ पर देखे जाते थे, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद वो चेहरा है जो आज भी सदन में बोलते हैं तो उनका भाषण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि ज्यादा संख्या में लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। चाहे राहुल गांधी बोले, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, तो आज इतना दायित्व चंद्रशेखर आजाद का है कि वो खुद ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के साथ साथ दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारेंगे, चाहे दिल्ली में चुनाव हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो। आप ये देखिए, तैयारियां चंद्रशेखर आजाद की कड़ी हैं और वोट बैंक काटने के लिए एक बड़ा विकल्प मिल्कीपुर यहाँ पर उन्होंने चुना है। आप देखिए 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मिल्कीपुर पर जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सेंधमारी होगी, वोट बैंक पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा और चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में अधिक वोट जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए अयोध्या में किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो है लोगों को संबोधित करते हुए अभी से ही नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए, मगर मिलेगा कैसे? मांगने से अब क्या मिलता है? क्या मिलता है मांगने से? मांगने से मिलती है भीख, और भीख मांगने वाले क्या कहते हैं? तो कब तक आप इस भीख के चक्कर में पड़े रहोगे? लोकतंत्र में वो शक्ति है कि जो हाथ आपका आज मांगने की तरफ है, अगर वोट से ताकत बना लोगे तो मांगने वाले नहीं रहोगे देश में, देने वाले बन जाओगे। जिस दिन देने वाले बन गए उस दिन आपको गर्मी में फंसना नहीं पड़ेगा। बताओ, नौकरी देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है या सरकार के पास है? बताओ बताओ, रोजगार देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ अच्छे हॉस्पिटल बनाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ उद्योग धंधे लगाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ अच्छे स्कूल खुलवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? ताकत किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ। सब कुछ तो सरकार के पास है, और आप अगर तो सुना आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लोगों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मांगता है वो भिखारी होता है, हमें देने वाला बनना है। और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का यही वो अंदाज है जिससे युवा और इसके साथ ही जो दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से बीएसपी का जनाधार लगातार घटता हुआ देखा जा रहा है और वो वोट बैंक कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ रहा है। और अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद की पार्टी साल 2027 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है वो भी लड़ती हुई नजर आएगी। इसके साथ और भी राज्यों में जहां पर चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, वहां पर उनकी पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली? देखिए, अखिलेश यादव की मुश्किलें तो यहाँ पर एक यौन शोषण का मामला सामने आता है तब से ही बढ़ जाती हैं। अभी तक देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अपनी बड़ाइयाँ करती हुई नजर आ रही थी कि लोकसभा का जो परिणाम है, जनता ने सपा को चुना है, अब सपा को जनता पसंद कर रही है। लेकिन मोहिद खान का जब मामला सामने आता है, वहीं से जहां से अवधेश प्रसाद चुनाव जीतते हैं, उसी अयोध्या के भदरसा गांव से जब मामला सामने आता है तो मोहिद खान जैसे नेता के तहत समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते हैं कि अभी तक ना तो आपने उन्हें अपनी पार्टी से बेदखल किया है और ना ही आप उनकी गिरफ्तारी को लेकर या उनके ऊपर एक्शन लेने को लेकर कोई सहमति जताते हैं। हाल ही में अवधेश प्रसाद का बयान सामने आता है जहां पर ये कहते हैं कि जो भी आरोपी होगा उससे फांसी की सजा दी जाए, पीड़ितों को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। अवधेश प्रसाद ये बयान देते हुए नजर आते हैं, लेकिन मोहिद खान को लेकर यहाँ पर चुप्पी साध लेते हैं और ये कहते हैं कि जांच हो रही है, जांच सामने आती है, रिपोर्ट सामने आती है, वाकई मोहिद खान दोषी होंगे तो पार्टी से निकाले जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन की बात नहीं। तो यानी कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी अयोध्या में कहीं ना कहीं इस बड़े मुद्दे के जरिए तो फंस चुकी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश की सियासत में फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ देखा जाए तो इस अयोध्या कांड को लेकर के समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उससे पहले चंद्रशेखर आजाद का यह ऐलान करना कि हमारी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और खास तौर पर मिल्कीपुर सीट पर तो अभी से ही उन्होंने जनसभाओं को संबोधित करना शुरू कर दिया है। अभी तारीखें भी नहीं
नहीं आई है उपचुनाव की जबी से, तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव की पीढ़ी में सेंधमारी करने का काम चंद्रशेखर आजाद बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।